का तीसरा जो चरण है वो पूरा हो जाएगा तो उसका बड़ा लाभ। देखिए, लिफ्ट कैनाल जोधपुर का तीसरा फेज वो केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अपितु पूरे जोधपुर जिले की सभी लगभग के लिए एक अत्यंत क्रिटिकल फैक्टर है। पिछली सरकार के समय में जिस तरह से इस तीसरे फेज को स्वीकृत करने और स्वीकृति के बाद 2018 में जब सरकार में आए थे तब घोषणा पत्र में घोषणा की गई, उसके बाद में पहले बजट में जिस बात का उल्लेख किया था उसका जाकर के 2023 में वर्क ऑर्डर सैंक्शन हुआ। 5 साल तक उसको जो है लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम हुआ और वो भी पूरी तैयारी के साथ में नहीं हुआ। न उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस थी, न उसमें और दूसरे रेलवे के साथ जो है क्रॉस सेक्शन की अनुमति थी, वो कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। आज सारे अवरोधों को दूर करने के बाद में अब लगभग हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आने वाले 3-4 महीने में पानी जोधपुर तक तीसरे फेज का पहुंचने लगेगा। इसके अतिरिक्त जिस तरह से क्लोजर्स आते हैं और क्लोजर के समय में जो पानी का संकट, हमारी रिजर्वायर कैपेसिटीज कम होने के कारण से, डिमांड गर्मी में ज़्यादा होने के कारण से जो हमारे सामने चुनौती आती है, इसके समाधान में के लिए मैंने जल शक्ति मंत्री रहते हुए 4 एस्केप रिजर्वायर बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था कि रेवेन्यू के किसी कोर्ट केस को लेकर के इशू है, लेकिन उसके लिए भी आवश्यक निर्देश दिए हैं कि वो भी भर जाए ताकि आने वाले साल में हमको पानी की उपलब्धता को लेकर के क्लोजर के समय में भी किसी तरह की चुनौती और संकट न आए। लिफ्ट कैनाल के तीसरे फेज के लिए एक क्रिटिकल इशू अभी शेष है कि मेन कैनाल के ऊपर से एक ट्रस बना करके उसके ऊपर से एक ब्रिज बना करके उसके ऊपर से पाइपलाइन को क्रॉस कराना है। मैंने सुबह उसके लिए भी निर्देश दिए हैं कि आने वाले 1 महीने में उसको पूरा कर दिया जाए ताकि आगे इस काम में किसी भी तरह की बाधा और अवरोध न हो। लेकिन तीसरा फेज लिफ्ट कैनाल का बनने के बाद में जोधपुर शहर की आपूर्ति की गुणवत्ता में और गांवों की ग्रामीण जो है जोधपुर की आपूर्ति की गुणवत्ता में निश्चित रूप से क्वांटिटेटिव मात्रात्मक परिवर्तन आएगा। यमुना लगभग 80 के दशक के शुरुआत से लेकर के राजस्थान का यमुना के जल में जो एक हिस्सा मॉनसून के समय में जब यमुना में अथाह जल राशि बहती है तब एक हिस्सा राजस्थान का एक क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है यमुना जल समझौते के तहत तय हुआ था और वो बरसात के 45 दिन में उसको ड्रॉ करके राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में, चूरू में, झुंझुनू में, सीकर में पेयजल के लिए और कुछ हद तक इरिगेशन के लिए उसका उपयोग इसका एनविसाज किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों राज्यों के बीच सहमति न बन पाने के कारण से इतने वर्षों से यह प्रक्रिया न केवल लंबित थी अपितु उस पर दोनों राज्यों के बीच में किसी तरह का जो है एक बिंदु पर पहुंच सके ऐसा संभव नहीं था। जल शक्ति मंत्री रहते हुए मैंने उसके लिए निरंतर प्रयास किए, अनेक स्तर पर बैठ के कि एक डिज़ाइन बना करके उसको जो है हरियाणा की सरकार को उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली उनको एग्री कराया। राजस्थान के सरकार के साथ में भी प्रयास किए, लेकिन तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार, फिर मैं कहूँगा तो उनको शायद उसको तकलीफ होगी, लेकिन वो उस पर लगभग मौन बनी हुई बैठी रही। किसी तरह का प्रयास उन्होंने उसको लेकर के नहीं किया, किसी तरह का सहयोग भी अपेक्षित जो था वो भी उन्होंने नहीं किया। राजस्थान की जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब हमने 15 दिन के अंदर ईआरसीपी के लिए भी राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में समझौता और हरियाणा और राजस्थान के बीच में समझौता मैंने अपनी उपस्थिति में मध्यस्थता करके मेरे कार्यालय में समझौता कराया था। डीपीआर बन गई है, अब डीपीआर पर दोनों राज्यों की सहमति बन गई है और मैं ये मानता हूं कि जिस दिन ये योजना
लाइट ऑफ द डे, जिस दिन उस दिन की रोशनी देखेगी, निश्चित रूप से पूरे शेखावटी क्षेत्र जो गंभीर पेयजल संकट से गुजर रहा है उसके लिए एक बड़ा वरदान जो है ये पानी का पहुंचना होगा। और इससे राजस्थान के अतिरिक्त भी हरियाणा के भी राजस्थान सीमा से लगते हुए 3 जिले जहां पानी की कमी है, जहां पीने का पानी और सिंचाई का संकट है, उनका भी हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। एक और पीएम जो आम जनता को किफायती दर में हवाई चप्पल पहने वाले मंत्री जी का ये संकल्प ये केवल मात्र शब्द नहीं थे, अभी तो इस के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अपने बजट से दी गई राशि के आधार पर सेलेक्टेड सेक्टर्स में वायबिलिटी गैप फंडिंग एयरलाइंस को दी जाती है और उसके कारण से बहुत सारे पर्यटन के क्षेत्र और कई सारे आवागमन के ऐसे क्षेत्र जो महत्वपूर्ण केंद्र थे वहां हवाई यातायात में वृद्धि हुई। को पूरा किया, उसका फर्स्ट फेज पूरा हुआ है। जोधपुर एयरपोर्ट से उसके सेकंड फेज की भी जो है तैयारी प्रारंभ हुई है कि उसका सेकंड फेज से उसका माननीय प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे और निश्चित ही वो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी, पर्यटन स्थलों पर जो है पहुंचने के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। एक बड़ा मामला सामने आया है, आपके साथ में केंद्र में मंत्री है भागीरथ चौधरी, उनका मामला सामने आया कि उन्होंने सब्सिडी ली है 99,60,000। मेरे संज्ञान में ये भी मेरे संज्ञान में, इसे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। सर 3.5 दशक बाद में जो बहुत बड़ी खुशखबरी 4 जुलाई को मिलने जा रही है, अब कितने प्लेन पार्क हो पाएंगे? वो बार बार दिक्कतें आती थी। तकनीकी आधार पर बात करें कितनी, देखिए जोधपुर के आने वाले 30-35 साल की आवश्यकता के अनुरूप हमने इस एयरपोर्ट को प्रेजेंट स्टेटस पर डिजाइन किया है। भारत की जिस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, भारत में ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, इस सब को देखते हुए एक प्रोजेक्शन निकाल करके हमने इसको 35 साल के लिए तैयार किया है। आज जो हमारे एयरपोर्ट पे एक्सपेंडेड कैपेसिटी, जब मैं 2014 में सांसद बना था तब तक केवल जोधपुर के एयरपोर्ट पर हमारे एयरप्लेन पर 2 ही एयरक्राफ्ट एक समय में खड़े हो सकते थे। एक छोटा कोई अगर जहाज हो चार्टर तो उसके लिए थोड़ा बहुत गुंजाइश बचती थी, लेकिन बड़े कॉमर्शियल हवाई जहाज 2 ही खड़े हो सकते थे। जोधपुर एयरपोर्ट पर कभी भी शाम को हवाई जहाज नहीं उतर सकते थे, अंधेरा होने के बाद या खराब मौसम में भी नहीं उतर सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ कैटाई सिस्टम नहीं लगा हुआ था। ऑटोमेटिक लैंडिंग के लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो नहीं था। जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर के अनेक सालों से लुटचाट होती थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री उस समय तक हो जाने के बावजूद भी जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर के कहीं कोई किसी तरह के प्रयास सिरे चढ़े हों ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता था। लेकिन अंततः माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर साहब का आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने जोधपुर को यह सौगात दी और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ देश के नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम नायडू जी का। उन्होंने आज इसको निरंतर पिछले 2.5 साल तक फॉलोअप करके आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए कि जोधपुर का एयरपोर्ट टेक्निकली भी अपडेटेड एयरपोर्ट है और साथ साथ में जोधपुर का एयरपोर्ट जिसमें अब 6 एयरोब्रिज के साथ 12 एयरक्राफ्ट एक साथ में एक समय में खड़े हो सकें। आज जो हमारी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज़्यादा हम पैसेंजर्स को एक साथ में हैंडल कर सकें। इस तरह का टेक्निकली अपग्रेडेड जो है एयरपोर्ट हमने बनाने में सफलता प्राप्त की है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 4 तारीख को उसके लोकार्पण के साथ ही जोधपुर में एक नए युग की, एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा। थैंक यू।